नमस्कार। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर, और आज जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र जो है वो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। जब से हमारी आवश्यकताएं प्रारंभ हुई हैं तब से अर्थशास्त्र भी है, लेकिन पहले अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं था। लेकिन बाद में अर्थशास्त्र की महत्ता को देखते हुए इसे एक नए या अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, और लगभग 250 वर्ष पूर्व प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र की किताब लिखी 1776 में, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसलिए हम प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। और जो उनकी किताब प्रकाशित हुई वो 1776 में हुई। और किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। अब ये हमें पता चल गया कि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के, वो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। अब परिभाषाएं क्यों आवश्यक हैं? भाई, परिभाषाएं किसी भी सब्जेक्ट की इसलिए आवश्यक हैं कि परिभाषाओं से हमें किसी भी विषय के क्षेत्र और इसकी प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के द्वारा ही हमें किसी भी विषय के क्षेत्र और इसकी प्रकृति, यानी इसका नेचर कैसा है, ये विज्ञान है कि ये कला है या दोनों है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित है, और व्यक्ति का स्वभाव बदलता रहता है, आवश्यकताएं उसकी बदलती रहती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में भी बड़ी भिन्नता है, और इसी भिन्नता के कारण से प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहना पड़ा कि जो अर्थशास्त्र है
उसने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। इतनी ज़्यादा परिभाषाएं थी कि प्रोफेसर एडम स्मिथ को इस संदर्भ में कहना पड़ा कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। तो बहुत ज़्यादा परिभाषाएं होने के कारण से हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को वर्गों में बांट लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं और उसी के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं या परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए वर्गीकरण, परिभाषाओं का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण हमने किया वो है धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाएं। तो जो धन संबंधी परिभाषाएं जिन अर्थशास्त्रियों ने दिया उसमें प्रोफेसर एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जे.बी. से और प्रोफेसर वाकर प्रमुखता से स्थान रखते हैं। धन संबंधी परिभाषाओं में ये बताया गया है कि अर्थशास्त्र धन से संबंधित विज्ञान है या अर्थशास्त्र धन की विवेचना करता है या धन का अध्ययन करता है। यानी जो प्रमुख स्थान इन परिभाषाओं में दिया गया वो धन को दिया गया। तो आइए जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनकी परिभाषाएं देखते हैं। पहला प्रोफेसर स्मिथ। स्मिथ ने जो परिभाषा दी, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों जांच करता है। ये प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा है। अब प्रोफेसर वाकर की परिभाषा, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। प्रोफेसर वाकर जो है उनकी जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यह प्रोफेसर वाकर की परिभाषा में। जे.बी. से की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है।
प्रोफेसर जेबी से अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं उसमें प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी वो ये है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। प्रोफेसर वाकर जो कि अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दिया अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। और प्रोफेसर जेबी से उन्होंने जो परिभाषा दी वो है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो ये जो तीनों परिभाषाएं हैं, इन तीनों परिभाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, या जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, आइए उन विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषताएं या धन संबंधी परिभाषाओं की मुख्य बातें। पहला जो धन संबंधी विशेषताओं की विशेषता है वो है धन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। पहली विशेषता जो है वो है धन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। यानी इन परिभाषाओं से यह समझ में आता है कि जो अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है, अर्थशास्त्र जिस चीज का अध्ययन करता है वो धन है। यानी प्रमुख स्थान इन परिभाषाओं में धन को दिया गया है। दूसरा है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव है। व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि दूसरी जो विशेषता है, जो दूसरी प्रमुख बात है इन परिभाषाओं की, वो ये है कि व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि संभव है। तीसरी जो विशेषता है वो है मानवीय सुखों का आधार धन है। मानवीय सुखों का आधार मानव को जो सुख प्राप्त होता है वो धन के माध्यम से ही सुख प्राप्त होता है। तीसरी जो विशेषता इन परिभाषाओं की ये है कि धन के माध्यम से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। यानी मानव जो अपना सुख कैसे प्राप्त कर सकता है वो धन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। चौथा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना।
इन परिभाषाओं से ये बात निकल करके आती है कि एक ऐसे मनुष्य की इन परिभाषाओं में कल्पना की गई जो कि आर्थिक है, स्वहित से ही, निजी लाभ के लिए, धन के लिए ही सारे काम वो करता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो स्वार्थी मनुष्य की कल्पना की गई है इन परिभाषाओं में। तो जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो 4 हैं। धन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। दूसरा, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि संभव है। और तीसरा है, मानवीय सुखों का आधार धन है। और चौथा है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। ये जो परिभाषाएं थी या धन संबंधी जो विवेचना की गई, अर्थशास्त्र को धन से जोड़ा गया, तो इस बात की आगे चल करके बहुत अधिक आलोचना हुई। और आलोचना करने वालों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो प्रोफेसर मार्शल का है। तो अब हम इन जो परिभाषाएं हैं धन संबंधी, इनकी क्या आलोचनाएं हैं ये अध्ययन करते हैं। तो चलिए आलोचनाएं देखते हैं। परिभाषाओं की आलोचना है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने प्रोफेसर मार्शल ने धन संबंधी परिभाषाओं की सबसे ज़्यादा आलोचना की है। मार्शल के शिष्य पीगू थे, उन्होंने भी धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की है और एक नई प्रकार की परिभाषाएं दी जिन्हें कल्याण संबंधी परिभाषाएं कहा जाता है। तो आइए पहले आलोचनाएं देखते हैं, धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं। पहला है, धन को अधिक महत्व। इन परिभाषाओं में धन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, धन को ज्यादा प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं। दूसरा है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना। इन परिभाषाओं में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है, स्वार्थी मनुष्य की कल्पना की गई है, जो सारे काम धन के लिए ही करता है। जबकि आलोचक ये कहते हैं ऐसा नहीं है, कि बहुत से काम जो व्यक्ति है वो बिना स्वार्थ के भी करता है। तीसरा है, धन को संकुचित अर्थ में स्वीकार करना। धन को संकुचित अर्थ में स्वीकार करना। इन परिभाषाओं में धन को मुद्रा या सोने चांदी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। जबकि आलोचक ये कहते हैं कि धन जो है व्यक्ति की क्वालिटी, व्यक्ति की योग्यता, तकनीकी ज्ञान, कोई उसके गुण भी धन है, तो केवल इसमें संकुचित अर्थों में ही धन को स्वीकार किया गया है। अगला है, मानव कल्याण की उपेक्षा। धन संबंधी परिभाषाओं में मानव कल्याण की उपेक्षा की गई है। केवल इन परिभाषाओं में धन पर ही विशेष जोर दिया गया है, जबकि धन जो है वो तो एक साधन मात्र है, जबकि जो लक्ष्य है वो मानव का कल्याण है। लेकिन इन परिभाषाओं में मानव कल्याण की उपेक्षा की गई है।
अगला जो आलोचना है वो है अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित। धन संबंधी परिभाषाओं में जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो सीमित करके दिया गया है। अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन है जिससे धन की विवेचना करता है, या धन का अध्ययन है जिससे अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित हो जाता है। तो ये हुई जो धन संबंधी परिभाषा